जय हिंद दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जोन में आप सभी को दिल खोल कर स्वागत है। मैं आज 7 फेब्रुआरी वाली सीरीज से आपको अवगत कराने वाला हूं, जो सीधे बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करेगा। यह प्रश्न लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जो सोशल साइंस के क्वेश्चन होंगे क्लास 10th का। ठीक है, आप लोग पूरे वीडियो में शिद्दत के साथ बने रहे। कम समय में सिकंदर बनने का श्रेय इस चैनल को दिया जाएगा। इसका नाम होगा माँ आर्ट्स जोन। ठीक है, हर स्थितियों में प्रश्न छपने की संभावना होगी। ठीक है, आज का ऊर्जावान होगा। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। क्या? मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखों डालकर कहा चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। इस तौर पे बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन जानेंगे, इतिहास का प्रश्न होगा। गैरीबाल्डी के कार्य की चर्चा करें। कतई जहर प्रश्न। उत्तर जानेंगे। गैरीबाल्डी एक राष्ट्रीय नेता थे, जो अपनी सेना बनाकर राजवंश को हराकर सिसिली तथा नेपल्स में अपनी सत्ता स्थापित किया। सन 1862 में गैरीबाल्डी ने रोम पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, तथा काउंट काबूर से भेंट होने के कारण इस योजना को त्याग दिया और गैरीबाल्डी ने अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र के हवाले कर दिया और अपना जीवन आम जनता की तरह जीने लगा। गैरीबाल्डी का कार्य यही था, जो गैरीबाल्डी का योगदान इटली के एकीकरण में भी अहम था, और इटली एकीकरण में गैरीबाल्डी को तलवार माना गया था। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम 1867 से 68 में दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पोवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन कतई जहर होंगे। ये भी क्वेश्चन की जाती है कि एक नंबरिया में कि राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले किसने की थी और कब? तो कहेंगे दादा भाई नौरोजी ने 1867 से 68 में किया था। उस समय प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम कितनी थी? 20 रुपया। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, जलोढ़ मृदा से आप क्या समझते हैं? इस मृदा में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? उत्तर में लिखेंगे कि जलोढ़ मृदा नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मृदा कहते हैं। इस मिट्टी का विस्तार राजस्थान एवं गुजरात में है। इस मृदा में गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसी फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। याद रखेंगे, जलोढ़ मृदा जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, उसे जलोढ़ मृदा कहते हैं। उसमें एक खादर होता है, एक बांगर होता है। न्यू मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दबाव समूह क्या है? बहुत मस्त क्वेश्चन होगा। ठीक है, आपके उत्तर में हो जाएगा दबाव समूह। दबाव के मतलब जानते हैं, प्रेशर। कभी कभी क्या होता है कि अपने ही व्यक्तियों को अपने ही लिए इतना प्रेशर दी जाती है कि वो एक व्यक्ति पूरा उन्नत हो जाता है। आए समझ में? देखेंगे दबाव समूह। समाज में विभिन्न प्रकार के हित समूह होते हैं। यह व्यक्ति के ऐसे समुदाय या संगठन होता है जिनका हित एक समान होता है, उसे दबाव समूह कहते हैं। उदाहरण के लिए व्यापारिक समूह, कृषक तथा शिक्षक संघ आदि है। कभी काल क्या होता है, एक व्यक्ति आपका दोस्त है, वही व्यक्ति आपके पड़ोसी का दोस्त है। अब क्या होगा, आप भी कुछ कहेंगे करने के लिए, हम भी कुछ कहेंगे करने के लिए, तो जो व्यक्ति पड़ोसी वाला भाई है उस पर दबाव बनेगा। उसी को दबाव समूह कहा जाता है, क्योंकि उस समय 2 लोग एक व्यक्ति पे दबाव डालते हैं। आए समझ में? 2 लोग एक व्यक्ति पे दबाव डालते हैं, जिसको दबाव समूह कहा जाता है। और समूह का निर्माण तब होता है जब 2 व्यक्तियों की चर्चा की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन 5 होगा, अस्तरंजन क्या है? ये आपके ज्योग्राफी का क्वेश्चन होगा। अस्तरंजन आपका जो चैप्टर है ना, मानचित्र ऊंचवाच। अस्तरंजन उत्तर में लिखेंगे, रंगीन मानचित्रों में रंगों की विभिन्न अभावों द्वारा उच्चवाच प्रदर्शन का एक मानचित्र निश्चय किया गया है। हल्टर एवं दीवारों की मानचित्रों में इस विधि का उपयोग अपने अवश्य देखा होगा। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनका उपयोग ज़्यादा दीवारों पर की जाती है और उसके माध्यम से रंगीन मानचित्र दिखाई जाती है। जैसे आप प्रोजेक्टर देखे होंगे, पहले प्रोजेक्टर चलता था दीवार पे या किसी पर्दा पे, तो इसका उपयोग वहाँ पे किया जाता था अस्तरंजन का। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जानेंगे, नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। बहुत
इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, नगदी फसल लिखकर डैश देंगे। उत्तर में ऐसे फसल जिसमें फसलों का उत्पादन बेचने के उद्देश्य से की जाती है उसे नगदी फसल कहते हैं। जो फसल बेचने के उद्देश्य से की जाती है उसे क्या कहते हैं? नगदी फसल। जैसे गन्ना, चाय, कॉफी, रबर, ये सब क्या है? बेचने वाला है, डायरेक्ट हम लोग बेच देते हैं। आए समझ में? और रोपण फसल है ऐसे फसल जो बृहद पैमाने पर अत्यधिक पूंजी का विनिमय कर बड़े यंत्रों के माध्यम से की जाती है उसे रोपण फसल कहते हैं। तो रोपण फसल में गन्ना आ जाएगा, चाय आ जाएगा, कॉफ़ी आ जाएगा, आज समझ में, और धान भी आ सकता है। इसमें बड़ी पैसा लगता है, बहुत कीमत, मतलब ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है रोपण फसल को करने के लिए। ठीक है, याद रखेंगे। अब जानेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो सीधे पेपर में प्रहार करेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन होगा, आप लोग याद कर लेंगे, दीर्घ उत्तरीय में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। ठीक है, ये कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के पेपर में छपेगा। सेंटअप में आया था, जर्मनी एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जो आपके स्कूल में सेंटअप का एग्जाम हुआ था उसमें प्रश्न आए थे दीर्घ उत्तरीय में, इतिहास में। ठीक है, याद रखेंगे। और दूसरा क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भूमिका का वर्णन करें। ये भी प्रश्न आया था। देखा जाए तो दोनों प्रश्न, देखिए कितना सौभाग्य की बात है कि दोनों प्रश्न सेंटअप के पेपर में आए थे, आपके जो स्कूल में, हाई स्कूल में एग्जाम जो हुए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक तो छपना तय है। क्वेश्चन 3 है, नगर निगम कार्य की चर्चा करें। ये भी बहुत मस्त प्रश्न है जो कई बार बिहार बोर्डों की तरफ पूछा गया है। और क्वेश्चन लास्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण के प्रभावों की व्याख्या करें। भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा आप करेंगे तो आपके 4 अंक मिलेंगे। दीर्घ उत्तरीय 4 अंक के पूछे जाते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं पूरा पेपर के खोपड़ी को छिद्र करेगा, आग लगाने वाली प्रश्न होगी। पूरा शिद्दत के साथ आप बने रहेंगे। इस सीरीज का नाम होगा 7 फेरों वाली सीरीज। ठीक है, 7 फेरों वाली प्रश्नों की सीरीज सीधे छपेगा। आप लोग पूरे विश्वास के साथ देखें और इसको क्लियर कर ले, याद कर ले, सीधे टपकेगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, हो भारत देश मेरा।